ब्रॉडकास्ट और सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स टाइप्स ऑफ एड्रेसेस के बारे में। ठीक है। अब आज हम ये भी हमने लगभग लगभग कवर अप कर ही लिया था। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है। ये सारे सेंट्रलाइज नेटवर्क होते हैं, लैन नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद डिसेंट्रलाइज सेगमेंट आ जाता है। ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि इसको समझने के लिए आपको इनका फॉर्मेट समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली डिवाइसेस रखे कैसे हैं। या आप कह सकते हो कि इनका लॉजिकल और फिजिकल बिहेवियर कैसा है, कैसे कनेक्ट किए गए हैं। तो उसको समझने के लिए ना आपको टोपोलॉजी से ही समझनी पड़ेगी। टोपोलॉजी है क्या, जो अभी मैंने बताया था, फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द डिवाइसेस नोड्स एंड कनेक्टेड एंड अरेंज इन द नेटवर्क। ठीक है। सिंपली यही डिफाइन करता है कि डिवाइसेस कैसे कनेक्ट करोगे। देखो, आप एक पीसी को ना चाहो तो डायरेक्टली राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो स्विच के थ्रू भी राउटर से कनेक्ट कर सकते हो। बट दोनों जगह में डिफरेंस क्या रहेगा कि अगर आप उससे डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट करते हैं तो वो राउटर का पोर्ट सिंगल एक यूजर के लिए एक्वायर हो जाएगा। और अगर आप उससे स्विच कनेक्ट करके करते हैं तो स्विच पे जितने पोर्ट्स हैं उतने पीसीज कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल पोर्ट से राउटर के। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कनेक्टिविटी के अंदर। तो यही चीज टोपोलॉजी समझाती है। जैसे पहली टोपोलॉजी है आपकी पेयर टू पेयर टोपोलॉजी। पेयर टू पेयर टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल डिवाइस किसी दूसरे सिंगल डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक सिंगल डिवाइस है। ठीक है। ये बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसको पेयर टू पेयर टोपोलॉजी डिफाइन किया गया है। इसको रियल टाइम एग्जांपल से ऐसे समझाऊं कि कभी आपने शेयर इट, एक्सेंडर, ये सब यूज किया होगा। किया है। उसमें फाइल शेयरिंग के लिए, जिसमें हमें इंटरनेट वगैरह की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ दो डिवाइस चाहिए। वो डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ पहले पेयर करते थे। पेयर करने के बाद फिर डेटा शेयरिंग स्टार्ट हो जाती थी। ऐसे ही होता था। बेसिक है ना। तो वो जो टोपोलॉजी कहलाएगी वो पेयर टू पेयर टोपोलॉजी कहलाएगी। लेकिन उसको हम फिजिकल कनेक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि दोनों डिवाइस अवेलेबल थे और दो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे। एक होती है आपकी लॉजिकल कनेक्टिविटी। लॉजिकल कनेक्टिविटी कैसे करते हो आप? वाया नेटवर्क, वाया एप्लीकेशन। ठीक है। किसी एक सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हो। जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को कॉल कर रहे हो, तो वो भी तो पेयर टू पेयर कनेक्टिविटी हुई ना एक सिंगल यूजर के साथ। हुई या नहीं हुई? एक सिंगल यूजर ने एक व्हाट्सएप किसी दूसरे यूजर्स को कनेक्ट किया। दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हुई, बट वो लॉजिकली हुई, फिजिकली एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं है। फिजिकली अलग अलग नेटवर्क में कनेक्टेड है। लॉजिकली थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, वो एक नेटवर्क में आ गए। ठीक है। और एक सिंगल यूजर के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, पेयर टू पेयर टोपोलॉजी जस्ट एग्जांपल था समझाने के लिए। एक्चुअल में मुझे समझाना आपको ये है, जैसे स्टार्टिंग में जो नेटवर्क आया था वो इस तरह की टोपोलॉजी का आया था, बस टोपोलॉजी से हम कहते हैं। ठीक है। अब स्टार्टिंग फेज में क्या होता था कि जो फर्स्ट नेटवर्क बना था, फर्स्ट नेटवर्क के बारे में पता है कौन सा नेटवर्क बना था? फर्स्ट नेटवर्क था आपका ये वाला, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। इस फर्स्ट नेटवर्क के बीच में हुआ क्या था कि इसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका। ठीक है। इसने क्या किया कि कुछ यूनिवर्सिटीज के बीच में कनेक्शन बिल्ड किया था, और यहां से डेटा फॉरवर्ड किया गया था यहाँ पे। ठीक है। उस टाइम पे जो केबल वगैरह यूज होती थी, तो उस टाइम पे ये वाली केबल यूज होती थी। आप सबको पता है ये केबल कौन सी है? पता है? हाँ, हम नहीं जानते, लेकिन आप वैसे जानते हो। टीवी देखा है आपने? टीवी में सेटअप बॉक्स में जो केबल लगती थी, वही है, उसी का नाम कोएक्सियल केबल है। पहले इंटरनेट भी उसी से चलता था। ठीक है, वही केबलिंग सिस्टम भी। तो आर्पानेट जो बना था, तो इसके अंदर आपके कुछ प्रोटोकॉल यूज हुए थे। ठीक है। उसमें कुछ क्या मतलब, वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज हुए थे, बट दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल निकल के आए, दैट्स कॉल्ड टीसीपी एंड आईपी। तो डीओडी ने समझा कि ये टीसीपी आईपी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, और इसको ही बेस बना के इसको मॉडल का नाम दे दिया गया, जिसको हम आगे पढ़ते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है। फिर बाद में इसका एक रेफरेंस मॉडल आया, जिसको हम क्या कहते हैं? ओएसआई मॉडल। बाकी इन सब में डिफरेंस क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। तो वहां जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया था, वो डिफाइन किया गया था कि इंटरकनेक्ट कैसे करेंगे। एक सिंगल यूजर। ठीक है। एक सिंगल यूजर दूसरे यूजर्स के साथ कैसे कनेक्ट करेगा यहाँ पे अवेलेबल यूजर? तो आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ वायर कनेक्ट कर दोगे इसमें, ऐसे करोगे। लेकिन अब तीसरा यूजर कनेक्ट करना हो तो
तो इसी वायर का यूज करते हुए क्या किया कि यहाँ पे आपने देखा होगा कोएक्सियल केबल के अंदर टी पॉइंट्स होते हैं, टी कनेक्टर्स होते हैं, घरों के बाहर होते थे ना टी प्लस पॉइंट्स वाले कनेक्टर। तो वो कनेक्टर लगाया और इससे एक और टोपोलॉजी बना दी, मतलब एक और पीसी कनेक्टर हुआ। तो इसी तरह से इसको एक्सटेंड करते गए एंड देन ये लास्टली इंट्रोड्यूस हुआ एज अ बस टोपोलॉजी। ठीक है। अब ये जो नेटवर्क होता था ये नेटवर्क कंप्लीटली हाफ डुप्लेक्स होता था। हाफ डुप्लेक्स के पीछे रीजन, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ बताओ। टू वे कम्युनिकेशन होगा बट सेम टाइम पे नहीं। अगर ए बी को डेटा फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे बी किसी और को नहीं भेज सकता, या इवन सी और डी और ई को भी कोई डेटा नहीं भेज सकता। अब आप कहोगे ये तो अलग लाइनें हैं, तो इनमें तो डेटा शेयरिंग होनी चाहिए। तो होता है क्या है कि हाफ डुप्लेक्स के साथ एक और पॉइंट आ जाता है कि इसमें हर पैकेट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। मतलब ये जब डेटा भेज रहा है ना, एक्चुअल में वो टारगेट तो इसको कर रहा है, बट ये डेटा इन पे सब पे जा रहा है, क्योंकि कोई हार्डवेयर डिवाइस तो लगा नहीं है जो मैनेज करेगा डेटा को, रोकेगा कहीं जाने से। सब सब जगह फ्लो हो रहा है उस डेटा का। गॉट इट? समझ गए? ठीक है। तो इस रीजन की वजह से अगर इन पे भी डेटा आ रहा है, अगर यहां से आप डेटा भेजोगे तो डेटा कोलाइड करेगा, दोनों डेटा फेलियर हो जाएगा। ठीक है, लाइन पूरी बिजी हो जाएगी। भाई ऐसे समझ लो कि आप एक बल्ब जला रहे हो, दो फेस की वायर आपने लगा रखी है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आप तीसरा फेस और जोड़ दो, ठीक है, वो नेगेटिव वाला ही फेस हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं उसमें, है ना। पूरी लाइन लाइटें तक बंद हो जाएंगी, जबकि जो ऊपर कहीं लाइट लगी हुई उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन करंट फ्लो की वजह से वो सारी चीज आपकी ड्रॉबैक कर जाएगी। इसने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करी है, उससे ज्यादा पता होगा उसका। ठीक है। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट डालती थी इस पे। अब ये, लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी हमारे पास यही थी तो यही यूज होता था। अच्छा, मोटिव क्या था इस तरह के नेटवर्क बनाने का? भाई अलग अलग पीसी रख के काम कर लेते, बताइए। इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया क्यों जा रहा है? इंटरकनेक्शन। ठीक है। कि अभी इंटरनेट नहीं आया था, इंटरनेट नहीं था मोटिव यूज करना। मोटिव ये था कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डेटा शेयर कर सके बिना पेन ड्राइव के, बिना किसी फ्लॉपी डिस्क के। समझ गए? तो डायरेक्टली उस लाइन के थ्रू डेटा शेयर हो रहा था। एक टाइम पे एक ही हो रहा था लेकिन हो तो रहा था एटलीस्ट। ठीक है। फिर ये अपग्रेड हुआ, तो एक डिवाइस पे मल्टीपल कनेक्टिविटी रख के फिर ये लाया कि स्ट्रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। एक स्ट्रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या हुआ कि दो दो डिवाइस से कनेक्ट होते थे, हर एक डिवाइस अगर इसको देखे तो ये इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। ठीक है। डेटा ट्रैवल इज अ सिंगल डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल भी हो सकता था और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता था। कि डेटा अगर सिंगल साइड भेजना चाहे तो भेज सकते थे, ठीक है, इधर भेजना चाहे तो यहाँ भी भेज सकते थे। इसमें ऑप्शन मिल गया यहाँ पे ना, कोएक्सियल केबल तो यूज हो ही रही थी, साथ ही साथ एक और ऑप्शन आ गया यहाँ पे कि आप इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर सकते हो। ट्विस्टेड पेयर केबल भी आप जानते हो, इन सिंपल वर्ड आप उसे लैन केबल कह देते हो। ये जो यहाँ लगी हुई है, लैन केबल कहते हो ना, लैन केबल, इथरनेट केबल। ठीक है, इंटरनेट केबल बोल देते हो आप। तो ये केबल है, एक्चुअल में इसका जो ऑफिशियली नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इस रिंग टोपोलॉजी में तब तक टेक इतना अपग्रेड हो गया था कि आप ट्विस्टेड पेयर केबल इंट्रोड्यूस होगी तो और इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते थे। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर फायदा क्या होता था कि ये केबल आपकी ट्विस्टेड पेयर के साथ ये नेटवर्क पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। मतलब आप एक ही साथ मल्टीपल डिवाइसेस पे ही फॉरवर्ड कर सकते थे, दूसरे भी डिवाइस दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते थे बिना किसी कोलिजन के। ठीक है। फिर ये सेगमेंट में भी कई ड्रॉबैक थे, इसको भी आपका रिजेक्ट किया गया। ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद इंट्रोड्यूस कराया गया जो फर्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी है जो आज तक हम यूज करते हुए आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, सब उससे कनेक्ट होते हैं। अब देखो ये बंद पड़ जाए तो क्या इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब पे? बाकी तो सब कुछ चल रहा है ना, इसके थ्रू चल जाएगा। क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, सेंट्रलाइज डिवाइस है। अगर ये बंद हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या क्या डिवाइस हो सकते हैं, यहाँ हब लिखा हुआ है, हब के अलावा
बताइए। स्विच हो सकता है, ठीक है। स्विच के बाद राउटर भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी डिवाइस लगा सकते हैं, ठीक है। सब सेंट्रलाइज मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। फायदा क्या हो गया, तो देखो वायरिंग बहुत कम हो गई, ठीक है। इजी टू मैनेज हो गया, ट्रबल शूट करना आसान हो गया। फेलियर के चांसेस घट गए, क्योंकि बाकी डिवाइस, अब वहां पे क्या, हर एक डिवाइस पे डिपेंडेंसी, कोई भी बंद हुआ तो फेल्ड हो जाएगा नेटवर्क, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिवाइस पे डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। कॉमनली यूज होम एंड ऑफिस नेटवर्क, अब हम जो यूज करते हैं, इस स्टार टोपोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में अगर फिट करना हो इसे तो कहाँ फिट करेंगे। ऑब्वियस है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। भाई लोकल एरिया नेटवर्क जो है स्टार टोपोलॉजी पे बेस नेटवर्क ही तो होता है, जितने भी, चाहे वो होम नेटवर्क हो चाहे इंटरप्राइज नेटवर्क, ठीक है। लेकिन इंटरप्राइज इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इससे फिर हम यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट करके इसके थ्रू भी आगे कनेक्ट करते हैं, इसके थ्रू भी यहाँ पे स्विच लगा के यहाँ पे भी मल्टीपल पीसी कनेक्ट करते हैं। तो उस तरह के स्ट्रक्चर के लिए फिर एक और टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएगी, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता था कि हर एक डिवाइस दूसरे पे डिपेंडेंट होता था, ठीक है। डिपेंडेंट इन द सेंस कि अब यहाँ पे पीसीस कनेक्टेड है मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोई पीसी या ये जो स्विच है ये बंद पड़ जाता है, तो इसके बंद पड़ने से क्या बाकी नेटवर्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, सिर्फ इतना सेगमेंट डाउन होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये लेयर थ्री स्विच लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बंद होगा तो इससे इम्पैक्ट सिर्फ इतने सेगमेंट पे पड़ेगा ना। तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि हर एक डिवाइस की डिपेंडेंसी उसके अपर डिवाइस पे होती है, कि वो बंद हुआ तो उसके नीचे के नेटवर्क डाउन हो जाएंगे, इसलिए सैटेलाइट डिवाइस यहाँ बंद हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही कोलैप्स करता है, ठीक है। तो ये वो सेगमेंट हुआ करता था जो उसमें यूज होता था ट्री टोपोलॉजी में, मतलब अभी भी यूज होता है। आज भी जितने भी सर्वर बनते हैं वो इसी टोपोलॉजी पे बेस होके बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी एक और टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, इसको यूज क्या कहाँ किया जाता है, इस टोपोलॉजी को यूज एक तो एंटरप्राइज सेगमेंट में करेंगे, ठीक है। दूसरा, और कहाँ बनेगा, जो ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना दे कोई ऐसी तो नेटवर्क में, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। जब भी कैंपस एरिया नेटवर्क बनाया जाएगा तो टोपोलॉजी जो यूज की जाएगी वो ट्री वाले स्ट्रक्चर की होगी। अब ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही डिवाइसेस लगे होंगे सारे, डिवाइसेस में भी कि एक सेटेलाइज डिवाइस यहाँ हो, दूसरा इधर लगा हो, यहाँ पे कोई स्विच हो, फिर इससे कोई और स्विच हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हो, यहाँ पे यूजर कनेक्टेड हो, यहाँ से फिर इधर स्विच कनेक्टेड हो, यहाँ पे पीसीस भी कनेक्टेड हो, और इस पे भी यूजर कनेक्टेड हो, किसी भी तरह का हो सकता है ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। वन साइडेड भी हो सकता है, बहुत साइडेड, जितने पोर्ट्स होंगे उतने ही पोर्ट्स का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ये सब स्ट्रक्चर आगे आप पैकेट ट्रेसर पे बनाना सीखोगे, इम्प्लीमेंट करना सीखोगे जब हम राउटिंग एंड स्विचिंग पे पहुंचेंगे, स्टार्टिंगली स्विचिंग पे जब हम पहुंचेंगे, ठीक है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को पैकेट ट्रेसर के थ्रू आपको कॉन्फ़िगर करना भी सीखना पड़ेगा। चलो उसके बाद आ जाता है मैश टोपोलॉजी। अब ये मैश टोपोलॉजी कहाँ यूज होगी, इसमें हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वे में कनेक्ट होगी। इसका बेनिफिट क्या होता था कि अगर ए बी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये लाइन कट हो गई है, तो बी सी के थ्रू कम्युनिकेट कर लेगा, नहीं होगा तो डी के थ्रू कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है, ई के थ्रू कम्युनिकेट कर लेगा। मल्टीपल ऑप्शन है इस लाइन के बंद होने के बावजूद भी, लेकिन क्या ये हर इन्वायरमेंट में फिट हो सकता है, लैन सेगमेंट में इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क में भी इसका यूज नहीं किया जा सकता है, कहाँ यूज होगा, इसको यूज करेंगे हम वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और दूसरा वैन में, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट जो आपका चलता है वो मैश टोपोलॉजी पे ही ऑपरेट होता है, ठीक है। इंटरनेट में हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड होता है। अब मैश टोपोलॉजी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसको पार्शियल मैश और फुल मैश कहते हैं, ठीक है। कि आधा सेगमेंट तो मैश पूरा कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड, और उसके बाद आपने अपना राउटर कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना लिया,
तो पार्शियल इमेज बन गया ना, हाफ पार्शियल पे चल रहा है, लैंड सेगमेंट चल रहा है, और हाफ आपका आप कह सकते हो कैंपस है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क चल रहा है। तो ये सब मिला करके इंटरनेट बनता है। ठीक है। अब ये टोपोलॉजी हम आगे जब बनाना सीखेंगे तो उसको और डीपली बन पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ठीक है। आज मैं आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो सबसे मतलब एक्चुअल में तो वही टॉपिक ही था, ये सब तो बस इंट्रो ही होता है इन सब टॉपिक्स का। और उससे पहले मैं आप लोगों को टूल्स इंस्टॉल करवा देता हूँ। ठीक है। जो टूल्स इंस्टॉल करना है, तो गाइस अगर लैपटॉप लाए तो इंस्टॉल कर लो लाइक। यहाँ पे जाना है netacad.com पे, बाकी रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेटाकैट पे जाओगे, इस ये जो वेबसाइट दिख रही है सिस्को वाली, इसी पे क्लिक करोगे, नेटाकैट वाली पे। जहाँ पे जाके सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करोगे, और आप नए यूजर हो इसके लिए तो आप यहाँ पे साइन अप करो। जिसने ऑलरेडी कर रखा होगा वो लॉगिन पे क्लिक करके मेल आईडी से लॉगिन कर लेगा, और जो नहीं है वो साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर डिटेल फिलअप करके साइन अप करेगा। ठीक है। अब जैसे मैं साइन अप कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ तो मेल आईडी हो गया लॉगिन। ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद ये जो इंटरफेस आएगा, इस इंटरफेस में आपको ये सर्च बार मिलेगा। सर्च बार पे आपको लिखना है गेटिंग स्टार्ट विद सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है। गेटिंग स्टार्ट विद सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जाओगे, यहाँ पे आप रिज्यूम कोर्स दिख रहा है, आपका आएगा गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट लिखा होगा, तो वहां पे गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है। ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो इस पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है इस इमेज के ऊपर। नीचे जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा डाउनलोड का। तो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये इंटरफेस अलग टैब में ओपन होगा, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड शुरू हो जाएगा नीचे स्क्रॉल करने के बाद। ये वाला डाउनलोड करना है आपको विंडोज पीसीज अगर यूज कर रहे हो, कोई मैक यूज कर रहा है तो फर्स्ट वाला डाउनलोड कर सकता है, और लिनक्स वाले ये वाले डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड कर लोगे तो ये फिर उसके बाद एक और इसमें दिक्कत आती है, जस्ट 1 मिनट। ओपन होने दीजिए, ओपन होने में टाइम लेता है, तो पैनिक नहीं होना, मल्टीपल टाइम क्लिक नहीं करोगे वरना मल्टीपल फाइलें ओपन हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं पहले से एक बार लॉग आउट करके दोबारा से करता हूँ। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो फिर दोबारा से ऑन होगा ऐसे इसको पैकेट ट्रेसर, और ऑन होते ही वो कहेगा भाई पहले लॉगिन करो, यही आएगा इंटरफेस से। ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले ये बार बार लॉगिन ना मांगे, कीप मी लॉगिन फॉर 3 मंथ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, 3 महीने तक ये दोबारा लॉगिन नहीं मांगेगा। स्किल फॉर ऑल पे जाओगे, इस पे चेक करोगे, अब ये वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है। मतलब जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पर रिडायरेक्ट करेगा, और वहां पे फिर आप क्लिक करके लॉगिन कर लोगे। हो गया लॉगिन। ठीक है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, और आपका डिफॉल्ट होगा इंटरफेस अलग। फिर आपको उसमें करनी होगी थोड़ी सी सेटिंग ताकि ये दिखाई सही से दे, और चीजें आपको विजुअल हो, पूरी विजिबल हो, नाम वाम पोर्ट वोर्ट सब दिखाई दे। तो इसके लिए आपको प्रेफरेंसेस पे जाना है। ये ध्यान रखना है कि ये तीनों पोर्ट चेक हो। आपका ये वाला अनचेक पोर्ट मिलेगा कुछ इस तरह से, तो इस पे चेक कर लोगे। ठीक है। फिर फॉन्ट पे जाना है, फॉन्ट पे आप 13 13 13 कर देना और अप्लाई करके, ठीक है, फिर यहाँ से कट कर दोगे, तो इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। ठीक है। अब प्रैक्टिकल तो 10 दिन बाद या 7 दिन बाद स्टार्ट होना है, अभी क्यों इंस्टॉल करा रहा हूँ मैं ये? तो क्या फायदा अभी इंस्टॉल करके, भूल जाओगे फिर तो। देखो सिंपल सा काम है, आपको इस पे थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है। देखो आपको अगर मैं एकदम से अभी कहूँ कि ये ओपन करो और काम करना शुरू करो, तो मेरे ख्याल से आपको 3 दिन तो यही समझने में लग जाएंगे कि ये क्यों है, कैसे चलेगा और क्यों चलेगा ये। ठीक है। अब नेटवर्किंग पढ़ना है, अब मैं बैक एड्रेस पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इन सब का आंसर आपको वैसे मिल जाएगा, डेली थोड़ा थोड़ा यूज करोगे ना, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल्स करने हैं आपको इसी पे करने हैं, जितनी भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा इसी सिमुलेशन पे समझाऊंगा। ठीक है। तो आपको इसको यूज करना आना चाहिए, जब 10 दिन बाद या 7 दिन बाद जब भी प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तो आप पहले से ही अवेयर रहोगे कि इस टूल पे आपको करना क्या है। ठीक है।
तो एटलीस्ट बेसिक और इनिशियल लेवल पे तो नॉलेज आपको रहेगी ना इस टूल की। वो मेरे लिए इनफ है, मेरे 2 दिन बचा देगी। ठीक है, और उसकी बजाय मैं आपको प्रैक्टिकल में कमांड्स में इन सब में ज्यादा टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। जो मैंने आपको netacad.com पे लॉग इन करवाया है और यहाँ पे जो अपने प्रॉपर यहाँ पहुंचे हो, तो ये जो है ना, ये मॉड्यूल है पूरा। अच्छा हो तो इससे कंप्लीट करके भी पैकेट ऐसे चलाना सीख सकते हो। ये लोग भी आपको, ये वेबसाइट पे भी आपको एक पूरा वो मिल जाएगा, सिंपल नेटवर्क कैसे बनाना है, गाइडलाइन मिल जाएगी पूरी। ठीक है, पैकेट ट्रेसर की। और जैसे आप उस टास्क को करते जाओगे, वो चेक होते जाएगा अपने आप कि आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो ऐसे पता भी लगता रहेगा आपको कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इस मॉड्यूल को हम कंप्लीट कर लेना, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे का मॉड्यूल होगा ये। 10 5 मिनट की, 5 5 मिनट की, 7 7 मिनट की कुछ वीडियोस हैं इसमें, 5 7 ही होंगी जैसे। ठीक है, तो ये कर लेना, इससे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक टूल और इंस्टॉल करना है, और उसके बारे में भी भाई आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन अब देखो, जरूरी नहीं है जो सिलेबस में ना हो जरूर, और आपको उसकी जरूरत ना पड़े, उसकी जरूरत बहुत पड़ेगी आपको। ठीक है, वो है वायर शार्क। नेटवर्किंग में भी उसकी नीड है, और इवन सीएच में जाओगे तो वहां पे भी आपको वो देखने को मिलेगा, वायर शार्क नहीं तो वायर शार्क जैसे टूल्स देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप सिंपली वायर शार्क लिख दो। फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है वायर शार्क की, wireshark.org। इसी पे क्लिक करोगे, इसमें कोई लॉगिन वॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्टली आप जो विंडोज 64 इंस्टॉलर दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दोगे। फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करोगे, जो जो चीजें इंस्टॉल के लिए बोलेगा सब कुछ इंस्टॉल करना है, एवरीथिंग। ठीक है, आप कोई भी चीज क्लिक नहीं करोगे, कोई भी चीज जो क्लिक होगी उसको हटाओगे नहीं। मतलब कोई नया इंस्टॉलेशन के लिए वो पूछेगा तो आप मतलब ऑप्शन होगा तो नहीं करना है, पूछ रहा है तो करना है। ठीक है, वरना बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में भी डाउनलोड हो जाती है, वो नहीं करनी। ओके, और ये जब इंस्टॉल कर लोगे तो इसका यूज भी धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। जब ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट सेशन में यहीं से समझाऊंगा इसी टूल के थ्रू कि कैसे चलता है भाषा, कैसे आपका ना इंटरनेट में पैकेट ट्रांसमिट होता है। इससे क्या पता लग जाएगा, आपके पीसी पे जितने भी लाइव सेशन चल रहे होंगे, दिखाई देता हूँ आपको। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, अभी पीसी पे मेरा एक सेशन चल रहा है मीट से, बहुत सारे पैकेट ट्रांसमिट हो रहे होंगे। तो बहुत तेजी में बहुत सारे पैकेट्स आपको जाते हुए दिखाई देंगे। दिख रहे हैं? पहले तो ये पता लग गया IPv6 पे चल रहा है ट्रांसमिशन। ठीक है, और कंटिन्यूस यूडीपी के बहुत सारे पैकेट्स चल रहे हैं। आगे चल कर पढ़ाऊंगा RTCP क्या होता है, डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या होता है, डेटाग्राम। तो ये सब आगे पढ़ेंगे, रियल टाइम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP यूडीपी, ये सब यहाँ से पता चलेगा। इवन यही नहीं पता लगेगा, अगर आप किसी पैकेट की डीप डाउन डिटेल लेना चाहते हो तो वो भी डिटेल यहाँ से मिलेगी हमें। ठीक है, सब कुछ, एवरी हेडर्स, जो भी हेडर्स आपके इस एक पैकेट के साथ हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, सब यू समझेंगे। एक एक लाइन की ये क्यों दी गई है, सेक्शन नंबर का क्या रोल है, इंटरफेस आईडी, इनकैप्सुलेशन, टाइम स्केप, यूटीसी टाइम, एपॉक टाइमिंग। ठीक है, और ज़्यादातर चीज़ें टाइम से रिलेटेड है यहाँ पे। फिर फ्रेम नंबर, फ्रेम लेंथ, कैप्चरिंग लेंथ, डिफरेंस क्या है फ्रेम नंबर, फ्रेम के लेंथ, कैप्चरिंग लेंथ, और फिर ये बिट्स क्यों लिखी हुई है, इसका क्या मतलब बना। ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रोटोकॉल ये क्या है आपका, ये कैसे पता चल रहा है कि प्रोटोकॉल इथरनेट के थ्रू जा रहा है, इथरनेट टाइप्स आपका 1 है। ठीक है, IPv6 के थ्रू ट्रांसमिट किया जा रहा है, IPv6 में भी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। तो ये इतनी डिटेल सिर्फ इथरनेट फ्रेम से मिल रही है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर हेडर आ जाएगा नीचे। नेटवर्क लेयर हेडर में सारी डिटेल हैं, पेलोड, यूटीपी टाइम, होप टाइमिंग, होप लिमिट, सब कुछ है यहाँ पे भी। तो इन सबको भी पढ़ना है। मतलब आप एक तरह से पूरा का पूरा पैकेट ट्रीटमेंट समझोगे कि पैकेट को कैसे, उसकी डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको तो सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अपने पीसी पे कैसे निकाल सकते हो, अपने पीसी का डेटा कैसे एनालाइज कर सकते हो, सस्पिशियस नॉन सस्पिशियस। जब ये पढ़ लोगे तो आपको बस यही सीखना है कि पूरे नेटवर्क का कैसे पता करें, ताकि आप उसी नेटवर्क में बैठे हो और कोई और यूजर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो उसकी भी डिटेल आपको मिलती है कि इस नेटवर्क के थ्रू डेटा क्या जा रहा है। समझ गए? हम्म? अच्छा, अभी देखो मैंने इतनी देर से चालू कर रखा है ना, तो इतनी देर में
जो बहुत सारे पैकेट फॉरवर्ड कर चुका है, नीचे आप देख भी सकते हो बहुत तेजी से नंबर चल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये पैकेट अभी भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। अप्रोक्स 45,000 के करीब पैकेट ट्रांसमिट हो चुके हैं। ठीक है, इसको रोक दोगे, अगर आपका पीसी लो कॉन्फ़िग है तो इसको चालू करने के बाद वो थोड़ा सा हैंग कर सकता है। ठीक है, कम से कम 8 GB का पीसी होना चाहिए रैम में, और i5 प्लस होना चाहिए या i5 होना चाहिए, तो ये हैंडल कर लेगा। वैसे भी इतनी देर तक कुछ भी कैप्चर नहीं करते, इतनी देर में हम 10-12 पैकेट या 100-200 पैकेट्स के बाद ही इसको स्टॉप कर। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें देखनी है उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये भी सीखने, ये तो आपको देखो खुद ही सीखना है। आप कहाँ से सीखोगे, चाहे वो आप यूट्यूब से सीखो, चाहे कहीं से कोर्स मिल जाए इसका, क्योंकि जैसे आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो ना, वैसे वायरशार्क का अलग से कोर्स ही है। ठीक है, पूरा 2 महीने तो वायरशार्क ही पढ़ाते हैं कोई, इसका यूज क्या होगा, कैसे होगा, कैसे क्या क्या चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस सिलेबस में तो कवर अप हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जरूरी बहुत है एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, एज अ सॉक एनालिस्ट। ठीक है, सॉक प्रोफेशनल में और नॉक में, इन सब में बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, आज से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डेट्स कॉल आईपी। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि पहला जो ARPANET बना था उसके अंदर डीओडी ने एक मॉडल डिफाइन किया, दैट्स कॉल्ड टीसीपी/आईपी मॉडल। वही बताया ना अभी मैंने, टीसीपी/आईपी मॉडल समझाया। उस टीसीपी/आईपी मॉडल में 4 लेयर्स हैं। डीओडी ने कहा कि इसको पूरा स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन किया जाएगा। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, लिंक लेयर, सॉरी नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, एक्चुअल में इनका नाम और अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग डिफरेंट में मिल जाता है, बट बात सारी सेम ही होगी। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये पुराना मॉडल है, अपडेटेड मॉडल में 5 लेयर्स है। इनमें एप्लीकेशन लेयर एज इट इज है, ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है, नेटवर्क लेयर एज इट इज है, नेटवर्क लेयर के बाद लिंक, फिजिकल लिंक की जगह पे डेटा लिंक लेयर और नीचे फिर फिजिकल लेयर दी। 5 लेयर मॉडल जो है वो अपडेटेड मॉडल है, जो अभी इन्वायरमेंट में डिफाइन किया जाता है वो। अब जो आईपी, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो सारे एड्रेसेस के बारे में, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, इन सब के बारे में, तो जो वो मॉडल बना था ना, उस मॉडल पे पहले से प्री डिफाइंड है कि कौन सा एड्रेस कहाँ मिलेगा। ठीक है, आईपी आप कहाँ यूज करोगे, किस लेयर का काम है आईपी असाइन करना, आईपी यूज करना। तो उस 4 लेयर में जो सबसे पहले आप पढ़ोगे वो मैक एड्रेस पढ़ोगे, जो फिजिकल लेयर पे असाइन किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आईपी पढ़ोगे, लॉजिकल एड्रेसिंग, जो नेटवर्क लेयर हैंडल करता है। फिर सर्विस आइडेंटिटी, जो कौन हैंडल करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, वो असाइन करेगा। तो पैकेट जब ऊपर से आता है, एक एक चीज असाइन होते हुए आती है। ठीक है, और जब पैकेट किसी को रिसीव होता है तो एक एक चीज सबसे पहले क्या रीड करेगा, क्या रीड करेगा सबसे पहले, मैक एड्रेस, उसके बाद आईपी, उसके बाद पोर्ट नंबर। ठीक है, सर्विस तक पहुंचेगा ही नहीं जब तक आप ये दोनों चीज वेरीफाई ना कर लें। वेरीफाई होंगी तब सर्विस का नंबर आएगा। पोर्ट नंबर किसकी आइडेंटिटी होती है, सर्विस आइडेंटिटी होती है ना ये। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं मैक के बारे में, मैक एड्रेस कैसे काम करता है। मैक, जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कहाँ असाइन होता है, एनआईसी कार्ड में, जिसको मैंने कल भी दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, और ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर, और फिर टीसीपी आईपी अपडेटेड मॉडल में वहां पे भी डेटा लिंक लेयर ही बोला जाता है, लेयर 2 ही बोला जाता है। इस मैक एड्रेस को क्या बोला जाता है, लेयर 2 एड्रेस। ठीक है, और आईपी को क्या बोला जाता है, लेयर 3 एड्रेस। ठीक है, और पोर्ट को क्या बोला जाता है, लेयर 4 एड्रेस। गॉट इट, समझ गए। इसमें मैक एड्रेस का एक और चीज ध्यान रखना है कि इसमें नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, नाम बहुत सारे इन द सेंस कि फिजिकल एड्रेस, पीआईए बर्न इन एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, और मैक तो है ही इसका नाम। मतलब आपको पीसी में मिलेगा, पीसी में क्या देखने को मिलेगा आपको, फिजिकल एड्रेस। वहां पे ही बात बात मैक की हो रही है। राउटर पे देख, स्विच पे चेक करोगे, स्विच पे जो जितने पोर्ट्स होते हैं उनका मैक एड्रेस होता है, तो उस पे बीआईए लिखा हो सकता है किसी पे, या फिर ये हार्डवेयर लिखा हो सकता है। ठीक है, समझ गए।
बात एक ही चीज की हो रही है। अब ये मैक एड्रेस होता जो है ना, ग्लोबली यूनिक होता है। कैसे ग्लोबली यूनिक हो जाएगा? तो भाई ये टोटल 12 डिजिट में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल डिजिट होती है, और 48 बिट्स में होता है। ठीक है। अब 48 बिट्स, अब मुझे समझाने की जरूरत है कि 48 बिट कितना लॉन्ग हो सकता है। कल मैंने बताया था ना कि अगर सिर्फ हम 4 बिट की बात करें, 4 बिट में टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? 16 भाई। ठीक है। और ऐसे ही 8 बिट में 256। ठीक है। तो जब मैं 48 बिट की बात कर रहा हूँ, 2 की पावर 48 कर देना, जो नंबर आएगा वहां पे लिख देना। बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इतने डिवाइसेस भी नहीं है हमारे। ठीक है। जब IP32 बिट का होके पूरा ग्लोबली हैंडल हो रहा है, तो ये तो फिर भी 48 बिट का है। ठीक है। तो इसलिए ग्लोबल में हर किसी पीसी को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है, सिर्फ इस बेसिस के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? ये आईडी परमानेंट आईडी होती है। लेकिन अगर इसको आप, मतलब एज अ इंटरव्यूअर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस स्टेटमेंट को गलत साबित करो, कैसे करोगे साबित? दोनों चीजें पूछ सकता है। इट इज यूजली परमानेंट आईपी एड्रेस। ठीक है। थ्रू सम सिस्टम अलाउ मैक स्पूफिंग। मैंने आंसर यही लिख दिया है। मैक स्पूफिंग, स्पूफिंग वर्ड समझते हो? स्पूफिंग वर्ड समझते हो? हम्म, बताओ क्या होता है? कॉपी। कॉपी में तो सेम हो जाएगा। अच्छा, प्रॉक्सी का मतलब समझते हो? नॉट प्रॉक्सी सर्वर की बात नहीं कर रहा, एप्लीकेशन की बात। सिर्फ प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है ये पता है? हम्म, बिल्कुल सही। ठीक है। तो एक तरह से प्रॉक्सी की तरह काम करता है स्पूफी। ठीक है। वो अपनी आइडेंटिटी ना लेकर के किसी और की आइडेंटिटी, किसी और का आई कार्ड लेके जा रहा है उस ऑफिस के अंदर, ताकि जब एंट्रीज चेक की जाए, जब अकाउंटिंग की जाए, तो उसकी डिटेल ना आए कि भाई ये पर्सन था। वो उसकी डिटेल आएगी कि ये तो एक अननोन पर्सन है जो किसी कंपनी में काम करता था या है। समझ गए? तो उस स्पूफी। हाँ जी, बोलिए। हाँ। मैक एड्रेस में बिट्स कॉमन होती है, जो आपके वर्क वीएम पे होती है। बिट्स कॉमन मतलब कुछ ऑक्टेट कॉमन मिलेंगे उसमें आपको, रियल से। जैसे मैंने आईपी का बताया था ना, कॉमन रहते हैं, तो वो सिर्फ वर्चुअल मशीन पे ऐसा होता है कि आपकी, आपके फिजिकल मैक एड्रेस के कुछ वर्चुअल मैक एड्रेस बना देगा, लास्ट के एक दो डिजिट चेंज कर। समझ गए? लेकिन कई बार क्या होता है कि अननोन सीरीज भी यूज कर लेता है, रिजर्व सीरीज भी यूज कर लेता है। रिजर्व सीरीज समझते हो? हर एड्रेस में से कुछ एड्रेसेस, या चाहे वो आईपी हो, चाहे वो मैक हो, चाहे पोर्ट हो, उसमें से कुछ सीरीज को रिजर्व किया जाता है अलग अलग पर्पज के लिए। ठीक है। पहले पढ़ा लूं, तो अभी आप ही लोगों को निकालना है रिजर्व सीरीज कौन कौन सी। ये जो मैक एड्रेस होता है 12 डिजिट में होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल किसको कहते हैं? तो दो कंडीशन है हेक्साडेसिमल के साथ। पहली ये कि ये अल्फाबेट्स, ठीक है, और न्यूमेरिक दोनों सिस्टम पे काम कर सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कितने बिट में लिखे जा सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी डिजिट को आपको बोलना है कि हेक्साडेसिमल डिजिट, तो दो कंडीशन अप्लाई करनी होगी कि उस डिजिट में पॉसिबली मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 0 to 9, और ए से लेकर के एफ तक, अल्फाबेट्स ए से एफ तक ही लिख सकते हो। उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। गॉट इट? ठीक है। न्यूमेरिक सिस्टम 0 to 9 तक, तो टोटल मिलाएंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे इन दोनों को? 16। और 4 बिट 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो इस वजह से कोई भी हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मैक एड्रेस के अंदर अगर ये 0 भी लिखा हुआ है ना, तो ये भी 4 बिट का है। और अगर ये एफ लिखा हुआ है, ये भी 4 बिट का है। एफ लास्ट वैल्यू होगी, 0 फर्स्ट वैल्यू।
ठीक है, समझ गए यहाँ पे? इसलिए देखो, ये मैक एड्रेस, एक एड्रेस लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस मैक एड्रेस में ये जीरो है, तो इस जीरो की जगह पे मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे कर करके 9 तक। ठीक है, फिर इसके बाद 9 के बाद अगली वैल्यू मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, लास्ट वैल्यू एफ। तो जीरो से लेकर के एफ तक यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है ना। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जीरो लिखा है तो इसको एक बिट का बोल दें, नहीं बोलेंगे। तब भी ये कितने बिट का रहेगा? 16 बिट का ही रहेगा। ठीक है, और अगर एफ लिखा हुआ है तब भी ये 16 बिट का रहेगा। फर्क क्या हो जाएगा कि जीरो बिट से डिनोट होता है कि बाकी की बिट्स यूज नहीं हो रही है, इसमें न्यूमेरिक और नंबर्स रखे जा सकते हैं। और एफ का मतलब ये है कि आप सारे बिट्स रिजर्व कर चुके हो। ठीक है, कैसे करोगे मैं बाइनरी कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, ये क्लास आईपी थोड़ा सा पढ़ा दूं उसके बाद। ठीक है, आईपी को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट और बाइनरी वैल्यू को वापस से आईपी या मैक में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये भी पढ़े। एक चीज ध्यान रखना कि मैक एड्रेस के अंदर ना कुछ डिटेल छुपी होती है, किसी के भी मैक एड्रेस के अंदर। जैसे कि इस मैक एड्रेस की जो स्टार्टिंग की 6 डिजिट, चाहे मैं 6 डिजिट बोल लूं या 3 ग्रुप्स बोल लूं, चाहे मैं 3 ग्रुप्स के बारे में बात करूं या 6 डिजिट्स की बात करूं, या फिर मैं 24 बिट्स की बात करूं। 24 बिट्स कैसे? एक 4 बिट का है, तो आप 6 डिजिट तो लगा लो, 24 बिट्स के हो जाएंगे। ठीक है, मैक एड्रेस को अक्सर जो लिखा जाता है ना, उसको कॉलन में ही लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, फिक्स नहीं है। कॉलन की जगह मैं इसको और दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, 00-0A-9F -9D-6 7-16 ऐसे भी नोट किया जा सकता है। Got it, guys? समझ गए? इसकी बजाय इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉटेड। डॉटेड वैल्यू में भी लिखा जाता है। डॉटेड का मतलब है कि उसमें 3 वैल्यू लिखनी पड़ेगी मुझे। फिर A9F, फिर डॉट, फिर 9D6.716 ऐसे भी। तो तीनों फॉर्मेट समझ में आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक है कि क्या है। हाइफन में हो भी हो, डॉटेड में भी हो, देखना क्या है कि 12 डिजिट है, क्या अल्फा न्यूमेरिक है, और कितने बिट में बोला गया है इसे। बस इतना देख के भाई टोटल नंबर इसका कितना होना चाहिए, 48 बिट होना चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट कर लोगे मैक एड्रेस। हाँ, दोबारा उस पॉइंट पे आता हूँ कि मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट्स होती हैं, ये डिजिट, इसको एज अ OUI प्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब अगर मैक एड्रेस को आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, वो बता देगा इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, बनाने वाली कंपनी कौन सी। ठीक है, करके दिखे। चलो अपना ही मैक एड्रेस देखते हैं। मैक एड्रेस कैसे चेक करते हैं भाई पीसी में? बताओ, कोई बता सकता है? विंडो आर करोगे, रन कमांड खुल जाती है। ठीक है, इतना तो सबको बेसिक पता होगा। यहाँ पे CMD लिखोगे, ये पोर्शन आ जाएगा। आप डायरेक्ट चाहो तो विंडोज में भी CMD लिख सकते हो, यहाँ से भी आ जाएगा। इसके लिए 32 एडमिनिस्ट्रेटर पे रन कराने की भी जरूरत नहीं है। दो तरीके से मैक एड्रेस आप निकाल सकते हो, एक तो इस कमांड के थ्रू। ठीक है, तो मेरे पीसी में मैक एड्रेस होंगे कितने? एक ही होगा? 3 दिख रहे हैं मुझे। 2 दिख रहे हैं ना, इसको 3 कर देते हैं। हो गए 3। किस किस के हैं ये मैक एड्रेस? एक तो अभी पता लग गया होगा ये किसका है। किसका है? ब्लूटूथ का मैक एड्रेस। देखो, हर NIC, जितने NIC आपके पीसी में होंगे उतने मैक एड्रेस। तो ब्लूटूथ एक सेपरेट NIC होता है ना, पूरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वाईफाई का अलग NIC होता है और वायर्ड का अलग NIC होता है। होते हैं ना ये 3 अलग अलग।
तो तीनों कार्ड डिफरेंटली वर्क कर रहे होते हैं, तीनों के फिर मैक एड्रेस शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जिस पे मैं कनेक्टेड हूँ वो लाइन है वायर्ड, और आपको पता लग रहा है कि कौन सी लाइन कनेक्टेड है ना। इस मैक एड्रेस को मैं अगर सर्च करूँ, इसको कॉपी कर लेंगे। देखो यहाँ कैसे लिखा हुआ है, एक तो बोला क्या गया इन्होंने, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस कहीं नहीं लिखा, फिजिकल एड्रेस लिख रखा है, और ये हाइफन में लिखा हुआ है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। इंटरनेट पे जाते हैं और इसको सर्च करते हैं। सर्च के लिए क्या लिखोगे, OUI लुकअप। ठीक है, किसी भी डोमेन पे चले जाओ, मैक एड्रेस को पेस्ट कर दो, सर्च करो, क्या बता रहा है, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, बस इतनी डिटेल देगा। ठीक है, फिर बाकी की जो 6 डिजिट है, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग 6 डिजिट रह जाएंगी, ये किस लिए होंगी फिर, तो ये होती है वेंडर स्पेसिफिक डिटेल या डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल। अब ये डिवाइस कौन सा है, ये तो एचपी वालों को ही पता होगा, तो वो उनके सर्वर से निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली डिवाइस कौन सा है, लैपटॉप कौन सा है। ठीक है, डिवाइस क्यों फाइंड किया जाता है, एज अ सिक्योरिटी पर्सन आप क्यों, आप इसमें क्या कंसर्न रखोगे, अपना ओपिनियन क्या दोगे, डिवाइस का मॉडल क्यों आइडेंटिफाई किया जा रहा है। चलो थोड़ा सा आगे की चीजें बता रहा हूँ। इंटरनेट पे हर चीज का एक्सप्लॉइटेशन मिलता है, एक्सप्लॉइट बिकते हैं डार्क वेब पे, टेलीग्राम पे, बताइए ये सब चीजें। और सिंपल टर्म में कहूँ, वायरस बिकते हैं भाई, इतना तो समझते होगे ना। फोन रख दो, फोन रख दो। असल में क्या है ना, मैं चल रहा है, मेरे पे पूछते हैं। तो जो, क्या बता रहा था मैं, एक्सप्लॉइट्स बिकते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट्स हो गए, वायरस हो गए, आप उसे रैट कह सकते हो। तो न, वो बनाए जाते हैं डिवाइस स्पेसिफिक, कि भैया आईफोन 16 के लिए चलेगा, या आईफोन 15 के लिए, आईफोन 14 के लिए चलेगा। ठीक है, ये वन प्लस के लिए चलेगा, ये सैमसंग पे चलेगा। हर एक्सप्लॉइट हर जगह पे रन कराने के लिए नहीं होते हैं, समझ गए ना। आईडी कार्ड आपको मिल गया? तो जितने भी एक्सप्लॉइट होंगे वो डिवाइस के अकॉर्डिंग, अब आप अटैक कर रहे हो, ठीक है, आप डिवाइस तक पहुंच गए हो, आप अटैक कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा डिवाइस कौन सा है, तो क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो मैक एड्रेस से बस इतना पता चल जाएगा एचपी का है, तो एटलीस्ट एचपी का ही एक्सप्लॉइट लोगे ना, कि जो एचपी के सेटअप के लिए होगा। इतना पता लग जाएगा कि ये भाई एप्पल का है, तो एप्पल में या तो मैकबुक होगा, या आईफोन होगा, या पीसी ले जो आते हैं उनके M1 M2 वाले चिप्स होंगे, कोई ना कोई जो भी होगा एप्पल का ही होगा एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अटैकर। ठीक है, जो अटैकिंग पर्पस के लिए देख रहा है, एक्सप्लॉइट करने के लिए देख रहा है। तो मैक एड्रेस के अंदर इतनी डिटेल इनफ है आई थिंक, है ना। दूसरा, अच्छा, मैक एड्रेस निकालने के लिए एक और कमांड होती है, दैट्स कॉल्ड आईपी कॉन्फिग ऑल। आप यहाँ पे आईपी कॉन्फिग स्पेस हाइफन ऑल लिखोगे, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें साथ साथ आईपी एड्रेस भी आता है, मैक एड्रेस, सब कुछ आता है। अब इस बीच में मैक एड्रेस देखना हो तो कैसे देखोगे, ये इथरनेट अडेप्टर है वायर्ड वाला। ठीक है, इसका फिजिकल एड्रेस यही होता है ना मैक एड्रेस, है ना। ऐसे फिर नीचे आओगे तो ये वायरलेस लैन अडेप्टर है, बट ये वीएम का है। ठीक है, 9 और 10 ये दोनों किसके हैं, वीएम के हैं। इसमें नंबर नंबर ना लिखे हो ना, ये समझ लो आपके डिवाइस के होते हैं। तो ये वाईफाई दिख रहा है, ये वाईफाई का अडेप्टर है, अभी इस पे आईपी नहीं है। ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, बैकअप के लिए कनेक्टेड रहना तो चाहिए इसे। अब देखो वायरलेस पे भी आप ये आईपी आ गया। ठीक है, तो इसका मैक एड्रेस भी दिखाई देगा आपको, बस जिसके आगे नंबर स्टार लगे होंगे ना, वो वीएम मशीन्स के होते हैं मेनली। कमांड प्रॉम्प्ट में जब भी आप देखोगे तो वो वीएम के ही दिखाई देंगे, ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे। ब्लूटूथ, उसका भी एक अडेप्टर होता है, तो ब्लूटूथ का भी एनआईसी लगा होता है। ठीक है, और सॉरी मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ,
हर डिवाइस का मैक एड्रेस होगा? बताओ। चलो एक क्वेश्चन पूछता है, क्या एक स्मार्ट वॉच है उसका मैक एड्रेस होगा? होगा? पक्का श्योर हो? आपका ब्लूटूथ ईयरबड्स है उसका? कोई भी डिवाइस बिना मैक एड्रेस के कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर सकता है। एंड यूजर कनेक्टिविटी समझते हो? जो आपका फोन है जिस नेटवर्क से कनेक्ट करोगे, एंड इस कनेक्टिविटी को एंड यूजर कनेक्टिविटी कहता है। ठीक है? तो आई एंड यूजर का जो जितने भी एंड यूजर्स होते हैं या एंड डिवाइसेस होते हैं, एंड डिवाइसेस समझते हो क्या होते हैं? एंड डिवाइसेस का मतलब पता है? पीसी, लैपटॉप, फोन, सर्वर, ये सब क्या होते हैं? एंड डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो लैपटॉप, फोन, प्रिंटर क्यों ना हो। ठीक है? ये एंड डिवाइस जब भी कनेक्ट करेंगे डिवाइस के साथ, ठीक है, तो वो अपने मैक एड्रेस के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अब इसको कोई तो मैनेज करता होगा ना, रैंडमली कोई भी तो नंबर नहीं लेता होगा, कहीं से तो ऑपरेट हो रहा होगा। तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हैंडल करती है, उसका नाम है IEEE। ठीक है? इसके बारे में भी दिखा देता हूँ आपको। कल को अगर मुझे कोई कंपनी खोलनी हो, मान लो मैं राउटर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ। ठीक है? तो राउटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा कि राउटर में तो मैक एड्रेस लगेगा ना, मैक एड्रेस देना पड़ेगा। मैक एड्रेस रैंडमली मिल नहीं सकता। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रिक्वेस्ट फॉर करूंगा कि मुझे एक मैक एड्रेस रेंज चाहिए। तो क्या ये मुझे मैक एड्रेस देगा हर डिवाइस के लिए? अब इसको हर बार ये बताता रहूंगा कि इस बार मुझे 10,000 मैक एड्रेस, इस बार 5,000 मैक एड्रेस चाहिए? नहीं। ये क्या प्रोवाइड कराएगा मुझे? अभी पढ़ाया मैंने। ये क्या प्रोवाइड कराएगा IEEE? ये प्रोवाइड कराएगा, मतलब मैक एड्रेस की स्टार्टिंग की 6 डिजिट प्रोवाइड कराएगा। समझ गए? बाकी बची हुई 6 डिजिट, तो रिमेनिंग 6 डिजिट जो होगी आपकी, उसके अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है? 6 डिजिट्स का इसका मतलब है कितने बिट्स होगी? 24। तो 2 की पावर 24 जो वैल्यू आएगी आप देख लेना यहाँ पे। तो इतने में बहुत लाखों करोड़ों मैक एड्रेस आ जाए, इतना इनफ है मेरे लिए फिलहाल। ठीक है? तो इसके पास बल्कि इसका ना अलग से आप फ्रीलांस में जब जाओगे ना, नेटवर्किंग फ्रीलांस जॉब पे सर्च करना, देखना मैक एड्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए जॉब निकाल रखी है, मतलब फ्रीलांस पे टास्क दे रखा है। इतना लेंथी प्रोसीजर है ना मैक एड्रेस रजिस्ट्रेशन, कि इसके लिए बंदे ही अलग हैं जो इसका इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है? तो इसलिए अगर कल को मुझे कोई कंपनी खोलनी है तो मैं आईना के पास कभी नहीं जाऊंगा, IEEE के पास नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे वेंडर के पास जाऊंगा जिसने ऑलरेडी अपना वो रजिस्टर्ड करा रखा होगा, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई अपना मैक एड्रेस की सीरीज दे दो, इतनी से इतनी सीरीज में अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो मुझे कुछ पैसे में वो सीरीज दे देंगे। ऐसे ही चल रहा होता है आपका डिवाइस में। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जो आपके घर में एक्साइटल वाले राउटर लगा के जाते हैं, एएनआई वाले राउटर लगा के जाते हैं। आपने देखा होगा कई साइरोटेक के राउटर लिखे होते हैं, मेट्रो के राउटर लिखे होते हैं। ठीक है? ये लोकल कंपनीज हैं, अब ये तो IEEE में रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाएंगी ना। तो ये ऐसे वेंडर से या मैक सीरीज ले लेते हैं जिनके पास बहुत सारी सीरीज अवेलेबल। ठीक है? जैसे अगला जो टॉपिक है वो हमारा आईपी का टॉपिक है। अब मान लो कि आपको आईपी चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए, तो आप डायरेक्ट आईना के पास नहीं जा सकते ना। तो आईना क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपका आईपी को मैक एड्रेस को मैनेज करने के लिए IEEE है, ऐसे ही आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए आईना बनाएंगे। अब ये सिर्फ आईपी मैनेज नहीं करता है। ठीक है? ये बना क्यों था, इसके पीछे भी रीजन है। देखो स्टार्टिंग में जब ARPANET बना तो उसके बाद भाई फेमस हो गया कि इंटरनेट बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है, कनेक्टिविटी बन सकती है। तो बहुत सारी कंपनीज ने फिर राउटर स्विचेस ये सब मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करा, नेटवर्क बनाना शुरू करा। लेकिन वहां पे मोनोपोली स्टार्ट कर दी उन्होंने। मोनोपोली का मतलब समझते हो? भाई मेरी एचपी का ही राउटर लगेगा, एचपी का ही स्विच लगेगा, एचपी के ही पीसी लगेंगे, और एचपी का ही आईपी का अलग वर्जन चलेगा। अब सारा कम्युनिकेशन सिर्फ एचपी के ही डिवाइस पे हो सकता है, किसी और दूसरे डिवाइस पे नहीं हो सकता है। तो एक अब मान लो कि मुझे किसी एसर वाले पीसी से कम्युनिकेट करना है,
ठीक है। एसुस वाले पीसी से कम्युनिकेट करना, लेनोवो पीसी से कम्युनिकेट करना, देन नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जब बहुत सारे बिग प्लेयर्स हो गए तो इन सारे बिग प्लेयर्स ने क्या किया, मिल करके आईना बने। मतलब आईना क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको बड़ी बड़ी कंपनीज ने मिल करके बनाया। ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आईपी एड्रेस बनाओ, तब हमारा आईपी 4 इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। उससे पहले आईपी 3 वर्जन जो आईपी के थे वो आ चुके थे, एक ARPANET ने बनाया था, एक किसी कंपनी ने, एक किसी कंपनी ने, ऐसे ऐसे अलग अलग आईपीज बने। ठीक है। तो 1973 के आसपास आईपी वर्जन 4 इंट्रोड्यूस हुआ ग्लोबली, आईना के थ्रू। फिर बात आई कि सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, अब तो वेबसाइट भी बनने लगी। वेब वेब भी तो बन रहा था। ठीक है। तो वेब बनने लगा, अब वेबसाइट बनने लगी। वेबसाइट एक्सेस करें कैसे करें? ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो राउटर स्विचेस जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एड्रेस समझते हैं। कौन सा एड्रेस? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इन्हें मतलब इनसे है। और मैं सर्च कर रहा हूँ google.com, तो क्या स्विच को पता है google.com क्या होता है? वो रीड ही नहीं कर सकता google.com, ना राउटर रीड कर सकता है। तो इनके लिए कंपैटिबिलिटी बैठे क्या किया जा सकता था? देखो, आप नंबर से याद रखो, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल है नंबर सारे याद हो जाए, नाम याद हो जाते हैं, google.com, facebook.com, youtube.com, ये सब याद हो गए, सबको पता है। तो क्या किया गया कि आईना को कहा गया कि आप डोमेन भी हैंडल करो। डोमेन मतलब जो भी नाम होगा, उस पार्टिकुलर एक नाम के साथ एक पब्लिक आईपी असाइन की जाएगी। ठीक है। अब पब्लिक आईपी हमारे लिए नहीं असाइन की गई, पब्लिक आईपी असाइन की गई कि राउटेड हो सके। राउटेड का मतलब है कि आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन हो सके, ट्रांसफरिंग हो सके डाटा। ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि मैंने लिखा लक्ष्मी शकरपुर R32, ठीक है, शकरपुर लक्ष्मी नगर, और दिल्ली 110096 समथिंग ऐसे ही कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता, सिर्फ 110096 पढ़ सकता है, लेकिन एरिया तक पहुंचाने के लिए ये भी बहुत है ना। तो वही चीज सबके साथ दी गई, कोड जो दिया गया, जो आईपी दिया गया, वो हर एक वेबसाइट के साथ फिक्स कर दिया गया कि google.com का ये वाला आईपी रहेगा। ठीक है। आप नाम सर्च करोगे तो एक जगह पे जाएगा, वहां से उस नाम से रिलेटेड आईपी लेके वापस आएगा, फिर दोबारा से उस आईपी के बेस पे ट्रैवल करेगा, डेस्टिनेशन पे जाएगा, फिर नाम के बेस पे वो रिप्लाई देगा, फिर आईपी के बेस पे आप वापस आओ। ठीक है। तो एक पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, जिसको हम कहते हैं कि डीएनएस रूट जोन डिफाइन किया। ठीक है। डीएनएस बनाया गया, डीएनएस सर्वर में एंट्रीज दी गई। किसकी एंट्री दी गई? सारे वेबसाइट के साथ कौन से पब्लिक आईपी चलेगी, इन सब की एंट्रीज दी। गॉट इट गाइस? समझ गए? वेबसाइट किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जो फेमस वेबसाइट सब सुनते हो, सारी वेबसाइट, हर वेबसाइट किसी न किसी एक पब्लिक आईपी पे ऑपरेट होती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कोई कि आईपी क्यों जरूरी है, तो क्या एक्सप्लेन करोगे? अभी बताया ना मैंने क्यों जरूरी है, बताओ, बोलो भाई। अभी इतनी देर बोला, समझ में नहीं आया? मैंने आपको कहा कि भाई हर डोमेन का मतलब वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। abc.com करके एक वेबसाइट है, उसको आईपी की जरूरत क्यों है? आप बताइए। कौन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा? कौन सा सिस्टम? नाम लो डिवाइसेस के, कि राउटर स्विचेस, ये सब नेम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आईपी। ठीक है। आईपी को, मैक एड्रेस को, ये राउटर स्विच फायरवॉल ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस बेस पे इस डेटा को वहां तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। यार एक चीज बताओ, अगर आप लक्ष्मी नगर आ रहे हो, एड्रेस पढ़ के आया ना, उसकी जगह मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दूं तो आ तो उससे भी सकते हैं लोग, लेकिन क्या उससे समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ का एड्रेस है? ये समझेंगे ना। ये समझ लो कि आईपी वही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एड्रेस है। ठीक है। तो आप तो वो सर्च नहीं कर रहे ना, आप तो शकरपुर या लक्ष्मी नगर सर्च कर रहे हो।
लेकिन जैसे ही आपने लक्ष्मी नगर सर्च किया उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसके लिए रिक्वेस्ट चली गई कि भाई ये बता दो इसका। फिर वो वापस आया, फिर आपको पता लग गया कि लक्ष्मी नगर की बात हो रही है। वो जाएगा ट्रैवल, वो बेशक कर रहा है किसकी बेस पे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बेस पे, और आपको क्या लग रहा है कि आपको लक्ष्मी नगर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप लक्ष्मी नगर। ठीक है, इस पे गूगल मैप वगैरह भी काम करते हैं। तो अब इसने तीन जिम्मेदारियां ली। एक तो डोमेन की, आईपी की, आईपी में आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों की, और तीसरा, तीसरा एड्रेस कौन सा है हमारे पास, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर। ठीक है, तो आप ये सुनते हो ना कि एच का पोर्ट नंबर 443 है, एच का पोर्ट नंबर 80 है, किसने डिफाइन किया है, आई ने ही तो डिफाइन किया है। ठीक है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल ले सकते हो, जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई आप वहां से भी पढ़ सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे जो मैं आईपी के अंदर जो भी सेटअप पढ़ाने वाला हूँ, वो सारी डिटेल ऑलरेडी आपकी आईना के थ्रू डिफाइंड है, उसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ा। ओके, सिस्को की बुक के अंदर वो भी आईना के थ्रू ही लिखी हुई कि ऐसे आईपी का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आईपी लिखने का तरीका ये होना चाहिए। तो आप जनरली कोई भी आईपी देखते हो, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंपली सब जानते हैं। ठीक है, वर्जन 4 क्यों है ये भी बता दिया मैंने आपको। आईपी लिखा जाता है न्यूमेरिक में पूरा, आपने देखा होगा इसमें अल्फाबेट्स यूज नहीं हो रहा है आईपी वर्जन 4 में, है ना, नंबर सिस्टम ही यूज हो रहे हैं, और नंबर सिस्टम में भी कुछ एक फॉर्मेट यूज किया गया है कि आप जैसे 192 लिख रहे हो, इसके बाद क्या लिख रहे हैं हम, डॉट लिख रहे हैं, फिर 168, फिर डॉट लिख रहे हैं, फिर 1, फिर उसके बाद डॉट लिख रहे हैं, फिर 110। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने इसको कितने ग्रुप में डिफाइन किया, 4 ग्रुप में डिफाइन। यहाँ पे हम उनको ऑक्टेट डिनोट करते हैं, कितने ऑक्टेट हो गए, 4 ऑक्टेट। ठीक है, हर ऑक्टेट के अंदर आपका ये डिफाइन किया गया, जैसे ये आईपी वर्जन 4 जो है टोटल कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है ना। ठीक है, इसमें कहा गया कि ये एक ऑक्टेट कितने बिट का होगा, 8 बिट का। ठीक है, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, और ये भी 8 बिट, तो टोटल कितने हो गए। ठीक है, इसलिए आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है। अब दोबारा से याद करो, मैंने बताया था कि किसी भी 8 बिट वैल्यू में टोटल नंबर्स कितने आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 255 तक ही लिख सकते हैं इसके अंदर। इसलिए आप आईपी वर्जन 4 के किसी भी ऑक्टेट के अंदर ना तो आप ये देखोगे, ना इसके बाद कोई इससे बड़ा एड्रेस देखोगे। ठीक है, कभी आपने 300 से आईपी एड्रेस देखा स्टार्ट होते हुए, 400 से देखा स्टार्ट होते हुए, नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हमेशा सीरीज 192 लास्टली 255 तक हो सकता है, ये एड्रेस भी देखने को मिल सकता है शुरुआत में। ठीक है, तो इसके किसी भी ऑक्टेट में हम 255 से बड़ा नंबर नहीं रख सकते और 0 से छोटा नंबर नहीं रख सकते। ठीक है, शुरुआत 0 से और लास्ट 255 तक, और टोटल करेंगे तो 256 हो जाए। ओके, अच्छा ये तो मैं कल ही समझा चुका हूँ, बिट और बाइट में डिफरेंस, है ना। अब टोटल जो इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं इन चारों ऑक्टेट को मिला करके, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4.3 बिलियन। कैसे बन रहे हैं अप्रॉक्स 4.3 बिलियन, कैसे मैं कह सकता हूँ। तो आप देखो, मैंने क्या बताया कि एक ऑक्टेट कितने बिट का, 8, और 8 बिट में कितने आ सकते हैं, टोटल 256। तो 256 मल्टीप्लाई बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 256, और फिर मल्टीप्लाई बाई 256, कितने हो गए, अप्रोक्स 4.3 बिलियन हो गए। ठीक है, इतने आईपी वर्जन 4 एड्रेस अवेलेबल हैं ग्लोबली। ओके, ये आईपी एड्रेस आपका यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों तरह के कास्टिंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। इसके थ्रू आप यूनिकास्ट भी, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट भी कर सकते हो। अब ये बात बताने वाली तो है नहीं, ये तो वैसे भी जानते हो आप, कल पढ़ाया ही था, कोई भी ट्रांसमिशन हो उसमें यूनिकास्ट होगा या मल्टीकास्ट होगा या ब्रॉडकास्ट होगा, तो अलग से बताने की क्या जरूरत है। इसलिए कि जब आप एक और एड्रेस पढ़ोगे, डेट्स कॉल आईपी वर्जन 6, इसके अंदर आपको यूनिकास्ट भी मिलेगा, ठीक है, मल्टीकास्ट भी मिलेगा, ठीक है, बट ब्रॉडकास्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ यूनिकास्ट हो सकता है, मल्टीकास्ट हो सकता है, ब्रॉडकास्ट की जगह पे एक दूसरा टर्म दिया गया है, एनिटकास्ट। ये यूज ही नहीं होता, फिर भी दिया हुआ है इसमें। ये। तो आईपी 6 ब्रॉडकास्ट
नहीं करता है। और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए नेगेटिव टर्म होता है। क्यों नेगेटिव टर्म होता है? क्योंकि हमें हर डिवाइस पे फॉरवर्ड करना पड़ रहा है जिस पे जरूरत नहीं भी है उस पे। दैट्स द रीजन इसको नेगेटिव में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक चीज अभी आपने देखी होगी, जब मैंने आईपी चेक करी तो आपने देखा कि आईपी अकेला नहीं लिखा हुआ, उसके साथ बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। दोबारा से देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें सीएमडी पे जाके, यहाँ करते हैं आईपी कॉन्फ़िग स्पेस हाइफन ऑल। तो यहाँ देखो, एक IP4 का एड्रेस मिला हुआ है ना? ये दिख रहा है आपको? उसके साथ क्या दिख रहा है आपको? इसके बाद बता रहे हैं कि कितने बजे मिला था, कब एक्सपायर होगा ये भी बता रहे हैं। 22 सितंबर और 12:52 पे आईपी मिला है। जस्ट अभी हमने जब कनेक्ट किया था तब आईपी मिला है। कब एक्सपायर होगा? कल के सेम डेट एक्सपायर हो जाएगा। 24 घंटे के लिए मिला आईपी एड्रेस। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर डिफॉल्ट गेटवे क्या है वर्जन 4 में? 192.168.1.1। डीएससीपी सर्वर कौन है? तो वो भी वो राउटर ही है, तो इसलिए दोनों सेम मिल रहे हैं। एक आपको गेटवे भी मिल रहा होगा। हाँ, गेटवे बता दिया। सॉरी, डीएनएस भी मिल रहा होगा, तो वो भी राउटर को ही बना रखा है। ठीक है। लेकिन ये अलग अलग भी हो सकता है। अलग अलग इन द सेंस कि इन केस मैं अगर किसी और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। मान लो मैंने एक्साइटल से कनेक्ट किया। अब देखो, वर्जन 6 एड्रेस नहीं आ रहा है ना? एड्रेस चेंज भी हो गया। अच्छा, इसमें भी डीएचसीपी डीएनएस सेम ही मिल रहा है। ये गेटवे हो गया, ये डीएचसीपी सर्वर, ये डीएनएस सर्वर। चल, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट भी आईपी एड्रेस हो सकता है। 192.168.1.1 की जगह पे इट में भी यहाँ पे कुछ रैंडम सा आईपी एड्रेस लिखा हो, बीच का कोई आईपी एड्रेस लिखा हो। इट में भी पॉसिबल। गॉट इट गाइस? ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक? ये सारी चीजें मिलके तब आपके पीसी चल रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहा है, इंटरनेट चल रहा है। ठीक है। तो ये सब कैसे लिखोगे? और एक आईपी के बेस पे इतनी सारी डिटेल कैसे लिख देंगे? तो सारी तो नहीं सही, लेकिन एक लगभग लगभग 90% डिटेल हमें एक आईपी को देख के सारी डिटेल बता सकते हैं। इतना पढ़ लो मैं, कि जैसे मैंने एक आईपी लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 172.16.25.30। अब इस आईपी को देख करके आप इसका डीएचसीपी सर्वर भी बता दोगे, सबनेट मास्क भी बता दोगे, डिफॉल्ट गेटवे भी बता दोगे, और इवन ये आईपी एड्रेस शुरू कहाँ से होगा वो भी, जिसको हम नेटवर्क आईपी कहते हैं, और खत्म कहाँ पे होगा वो भी, जिसको हम ब्रॉडकास्ट आईपी कहते हैं। ये डिटेल मतलब 5 से 6 डिटेल्स आपको एक आईपी को देख करके पता चलेगी। तो भाई कैसे पता चलेंगे? तो इसको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है आईपी का। आईपी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, आईना ने क्या किया ना, आईपी को समझाने के लिए टोटल कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है इसे? 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अब ये जो 5 क्लासेस हैं, इसे क्लास ए को लेके चलते हैं। क्लास ए में उन्होंने कहा कि आप आईपी को 1 से स्टार्ट करोगे और 26 पे खत्म कर दोगे, 126 पे। आईपी की क्लास IP4 की किस ऑक्टेट से पता चलेगी? फर्स्ट ऑक्टेट से। 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 में जो पहला ऑक्टेट है ना, उसमें जो आईपी की शुरुआती रेंज लिखी है उससे पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। वर्जन 4 है, वर्जन सॉरी, क्लास ए है, क्लास बी है, सी है, डी है या ई। इससे पता लगता है। ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया कि IP4 आपका 1.0.0.0 से शुरू होता है, 126.255 तक क्या रहेगा? क्लास ए का नेटवर्क। ठीक है। 128 से फिर उसके बाद आईपी शुरू किया 0.0.0 से, फिर 191 तक 255 तक खत्म कर दिया, और ऐसी 192 से 223 तक आईपी एड्रेस किसी ट्रेन ने ली है। अब देखो, मैंने तीन ही यहाँ पे क्यों डिफाइन किया, यहाँ तो टोटल 5 है। तो एक्चुअल में इंटरनेट पे सिर्फ ये तीन ही यूज होते हैं, ये दोनों डायरेक्टली यूज नहीं होते। समझ गए?
क्लास ए, बी और सी, तीन आईपी, ये तीन क्लासेस ही हैं जो पीसी एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। उनके अलावा और किसी आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। डी क्यों नहीं होगा? तो भाई नेटवर्क में ना, कोई भी आईपी जब हम लेते हैं तो उसमें ब्रॉडकास्ट के लिए भी मिल जाता है, यूनिकास्ट करने के लिए भी मिल जाता है, मल्टीकास्ट करने के लिए कोई आईपी नहीं मिलता है। तो मल्टीकास्ट करने के लिए पूरी की पूरी क्लास ही रख दी। कोई भी मल्टीकास्ट होगा तो किस क्लास से होगा? क्लास डी से। इस आईपी को किस लिए रखा गया है? नेटवर्क के अंदर मल्टीकास्ट करने के लिए। ठीक है। क्लास ई को रिजर्व रखा गया है। रिजर्व क्यों रखा गया है? फ्यूचर के लिए। या आप कह लो कि इस पे R&D चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको कैसे फ्यूचर के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है? आईपी वर्जन 6 जो कि रनिंग में भी है, तो इसलिए अब उस पर रिसर्च करके कोई फायदा नहीं। ठीक है। लेकिन जितना पहले से प्रीडिफाइंड यूज हो रहा है वो समझना पड़ेगा। ठीक है। अब आईपी मैंने बता तो दिया 1.00 से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। अब आईपी के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क। मतलब आईपी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक आईपी को। एक हिस्सा नेटवर्क होता है, दूसरा हिस्सा आप कह सकते हो कि होस्ट होता है, दूसरा पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन ऐसे है कि अगर वहां चेंजेस हुए ना तो आप उस ग्रुप से ही बाहर हो गए। ठीक है। इसे ऐसे समझो, मैंने इस क्लास का कोड रखा ए, और आपका नंबर दिया A1 A2 A3 सीटिंग के हिसाब से। अब सीट चेंज करोगे तो सीट हो सकता है A3 से A5 हो जाए, A10 हो जाए, लेकिन ए तो कॉमन रहेगा। ए क्या है? आपकी नेटवर्क आइडेंटिटी हुई एक तरह से। समझ गए? ऐसे ही आईपी के अंदर भी नेटवर्क आइडेंटिटी होती है। तो क्लास ए के अंदर पहले ऑक्टेट को एज अ नेटवर्क आइडेंटिटी रखा गया। अगर ये चेंज करोगे तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक आईपी लिख रहा हूँ, पहले तो ये बताने की कौन सी क्लास का आईपी है, देख के तो अब पता लग ही जाएगा। मैंने यहाँ आईपी लिखा 10.0.0.0। क्लास ए का ही आईपी एड्रेस है। इस आईपी में, या एक और आईपी एड्रेस में लिखता हूँ इसी के सिमिलर में। मैंने एक आईपी लिखा है यहाँ पे 10.25.31.31.26, और एक आईपी एड्रेस लिखा 11.25.31.31.27। ये तीनों सेम नेटवर्क के आईपी एड्रेस हुए? नहीं। क्यों नहीं हुए? क्लास ए का रूल क्या कहता है 1 से 126 में, कि पहला ऑक्टेट मैच कराना जरूरी है। ये यहाँ पे यहाँ मैच कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉमन नेटवर्क आईपी एड्रेस हो गए। मतलब कॉमन नेटवर्क के अलग अलग दो आईपी एड्रेस हैं, और ये नेटवर्क ही डिफरेंट हो गया। गॉट इट गाइस? यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल क्लास ए में मैं कितने आईपी एड्रेसेस रख सकता हूँ? बताइए। टोटल नेटवर्क कितने हो जाएंगे क्लास ए में ऐसे? कितनी बार चेंजेस हो सकते हैं क्लास ए में, बताओ ऐसे? ये मैं 1 लिख सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे करते करते 126। तो इट मीन्स नेटवर्क कितने हो जाएंगे यहाँ पे? तो क्लास ए के नेटवर्क हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पे तो 126 नेटवर्क यूज होंगे। बी पे आते हैं, चलो बताओ। बी का रूल चेंज हुआ थोड़ा सा। क्या चेंज हुआ? बी में ये डिफाइन किया गया कि इनकेस अगर आप कोई भी सीरीज लेते हो आईपी की, जैसे आपने लिया 172, बी की आईपी एड्रेस रेंज है। बी में कहा है कि ये प्लस में ये ऑक्टेट। अब पहले ऑक्टेट में तो डिफाइन है कि 128 से 191 तक ही सीरीज ले सकते हो। दूसरे ऑक्टेट को पूरा फ्री छोड़ दिया, 0 to 255 आप कुछ भी यूज करो। लेकिन इनको यूज करने से क्या हो जाएगा? नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ आईपी एड्रेस 172.17.10.25 लिख रहा हूँ, और अगला आईपी एड्रेस 172.16.20.26 लिख रहा हूँ, ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क के हो गए?
हुए या नहीं हुए? हैं? हो गए। बी के रूल के अकॉर्डिंग मैंने अभी तो बताया कि ये देखो, ये ऑक्टेट मैच कराना है, मैच हो रहा है दोनों में, है ना? बी में लेकिन सेकंड ऑक्टेट भी मैच कराना होता है, कि ये भी मैच हो रहा है दोनों में। कैसे कॉमन नेटवर्क में? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस रखना है, जो जिस नेटवर्क में ये आईपी एड्रेस है, उसमें मुझे इसको भी क्या रखना पड़ेगा? 70। तब दोनों कॉमन के हो जाए। मतलब ए में जैसे पहले ऑक्टेट था, बी में दो ऑक्टेट मैच रखना जरूरी है, क्योंकि उसको भी चेंज करने से नेटवर्क चेंज हो जा रहा है। ठीक है? तो ऐसे कितनी बार चेंजेस कर सकते हैं क्लास बी में? ये तो 191 माइनस 127 इज 64। नहीं, आपने माइनस सही किया है, लेकिन जिस नंबर को माइनस किया वो नंबर माइनस नहीं करना था। आप पढ़ते पढ़ते ये क्यों भूल जाते हो कि 128 क्यों माइनस कर रहे हो? ये तो क्लास बी का ही पार्ट है। तो माइनस क्या करना है? 191 माइनस 197। ठीक है? तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 64। तो 64 नेटवर्क ही है सिर्फ। प्लस नहीं होगा भाई, इनटू होगा। ठीक है? 256 होगा, क्योंकि जीरो से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो टोटल जो नंबर बनेंगे, कैलकुलेट करके देख, बताना कितने आ रहे हैं। 16,384 यही आ रहे हैं क्या? देखना, कैलकुलेटर से कर लो भाई। क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स पता लग गए कितने आ रहे हैं। ठीक है, और क्यों आ रहे हैं पता लग गया। ठीक है, क्योंकि अगले ऑक्टेट में भी सीरीज चेंज हो सकती है। सी में वही किया, बस उसके बाद एक और ऑक्टेट बढ़ा दिया उन्होंने। क्लास सी में कहा कि भाई अगर 192 से आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, या 192 से 223 तक कुछ भी स्टार्ट हो रहा हो, इस पूरी रेंज में आप अगला ऑक्टेट भी नेटवर्क के लिए रिजर्व रखोगे, थर्ड, सेकंड भी और थर्ड भी। सिर्फ फोर्थ ऑक्टेट एज अ होस्ट यूज होगे। तो ये जो सारा का सारा ऑरेंज पोर्शन है, ये ऑरेंज पोर्शन किसको डिनोट करता है? होस्ट को। और ये जो जितना भी ब्लू पोर्शन है, ये किसको डिनोट करता है? नेटवर्क को। ये ऐसी कलरिंग नहीं कर रखी, रीजन था। ठीक है, गॉट इट गाइस, समझ गए यहाँ तक? हम्म। तो सी में नेटवर्क बताओ। सी के आईपी एड्रेस के एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखे, अगर मैं ये आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा ये आईपी एड्रेस। अब इसी नेटवर्क में मुझे कनेक्ट होना है, तो क्या ये मैंने आईपी एड्रेस सही लिखा है? बताओ। आईपी तो सही है, बट नेटवर्क गलत है। अगर इसी नेटवर्क के साथ मैच कराना है, तो मुझे इस वन की जगह पे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? वन लिखना पड़ेगा। ठीक है? लास्ट में चाहे मैं बेशक 200 लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 to 255 के लिए होस्ट फ्री है। ये वाला ऑक्टेट कुछ भी लिख सकते हैं हम, 0 to 255 के बीच। तो ऐसे अगर मैं मल्टीपल नेटवर्क्स निकालना चाहूँ, पूरी क्लास सी में कितने नेटवर्क्स निकल जाएंगे? तो गैप कितना हो गया? पहले वो 32 का गैप हो गया। ठीक है, फिर अगला गैप 256, फिर अगला गैप 256। ठीक है, तो 20,97,100 कितना आ रहा है? 62 ना? 52। इतने नेटवर्क हैं क्लास सी के अंदर। समझ गए? अब आपको भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना नेटवर्क्स? कम है ये नेटवर्क। वेबसाइट आपको लगता है कि 20 लाख वेबसाइट नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में? नहीं होगी, ज्यादा होंगी ना। और हर वेबसाइट पे एक नेटवर्क लगता है, आईपी नहीं लगता है। आप समझना, किसी भी जगह पे ना, जब एक पब्लिक आईपी दी जाती है, तो सिर्फ पब्लिक आईपी नहीं दी जाती, पूरा नेटवर्क दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्लास है तो 110 ही, 126 ही
वेबसाइट्स को संभाल सकता है? नेटवर्क के अकॉर्डिंग देखिए तो आईपी तो बहुत है क्लास ए में, लेकिन नेटवर्क ज्यादा नहीं है। समझ गए? चलो अभी मैं उस पर दोबारा से आता हूँ, पहले हम बात करते हैं होस्ट की, क्योंकि अभी हमने नेटवर्क की बात करी। अगर अब मैं अब आपसे पूछूं कि ये जो 20.0.0.0 का आईपी एड्रेस है, इसमें मैं लास्ट आईपी एड्रेस क्या लिख सकता हूँ इसी इसी नेटवर्क का? तो आप कहोगे सर 20.255, है ना? फिर 255 और 255। अब इस 20 वाली सीरीज के अंदर इससे बड़ा कोई नंबर हो सकता है आईपी में? नहीं हो सकता ना, लास्ट नंबर लिख दिया मैंने। तो इस 000 से लेकर के 255 255 255 तक कितने सारे नंबर आ गए, कितने कॉम्बिनेशन आ गए? तो आप इसको भी कैलकुलेट कर लो। 256 256 256 1 लाख 1,67,77,216 एक नेटवर्क में होस्ट है क्लास ए के। मतलब मैं सिर्फ 1.00 से लेकर के 1.255 तक में इतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। क्योंकि पीसी को नेटवर्क नहीं मिलता, पीसी को तो एक आईपी मिलता है, एक नेटवर्क। ठीक है? और एक नेटवर्क में बहुत सारे पीसी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? जितनी आपकी लिमिट आप अपना रख सकते हैं। क्लास ए के अंदर ऑप्शन कितने हैं कि भाई 1 करोड़ आई हो पीसी रख सकते हैं? कोई रख पाएगा इतने? कितनी ही बड़ी कंपनी हो उसको कितने नहीं रख पाएगा। ठीक है? तो क्लास ए के अंदर इतने होस्ट आ सकते हैं। बी पे आते हैं, बी में कितने आ सकते हैं? बी के किसी भी आईपी एड्रेस को अगर हम ले, कितने आईपी एड्रेस लेके जा सकते हैं? इसका आईपी एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होगा? 172.16.0.0 से लेकर के 172 भी कॉमन रहेगा, 16 भी कॉमन रहेगा। उसके बाद 255.255, क्योंकि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास बी का। ठीक है? क्लास बी में हम हमेशा 2 ऑक्टेट रिजर्व रखते हैं, तो दोनों ऑक्टेट रिजर्व रख दिया हमने। ओके, सो नेक्स्ट, इसमें आईपी एड्रेस होस्ट कितने आ गए टोटल? सिंपल है ना भाई, ये देखो ना, 256 इज इक्वल टू 65,536। समझ गए? इतने होस्ट इस नेटवर्क में आ सकते हैं, किस क्लास बी के किसी भी एक नेटवर्क में आ सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि क्लास सी के किसी भी नेटवर्क में टोटल होस्ट कितने आ सकते हैं, अब इसमें तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं लगती। हाँ भाई, आप लोग बताइए। उनका कहना है 256, आपके अकॉर्डिंग? नहीं पता, है ना? सी के होस्ट को, हाँ, क्लास सी का कोई भी नेटवर्क रेंज ले ले हम, किसी भी नेटवर्क में, क्लास सी, हाँ, होस्ट कितने आ सकते हैं? इसमें सोच क्यों रहे हो? इतना 256 ही तो होंगे भाई। एक ही ऑक्टेट है, और एक ऑक्टेट में टोटल नंबर कितने आ सकते हैं? 0 से 255, टोटल कितने होंगे? 256। समझ गए? अब अगर आपको मैं कहूँ 192.168 1.10 लिखो, आपको पता है कि 192 क्यों लिखा जा रहा है, 168 भी क्यों लिखा जा रहा है, और 1 भी क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये हमारे नेटवर्क की डिमांड है। भाई ये हमारे राउटर पे इतना फीड है पहले से कि 192 भी लिखना पड़ेगा, 168 भी लिखना पड़ेगा, और 1 भी लिखना पड़ेगा। 1 के बाद मैं अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू दे सकता हूँ। राउटर ने मुझे 10 दिया था, मुझे 10 नहीं रखना, मुझे 100 रखना है, मैं 100 कर सकता हूँ। इतना पॉसिबल है मेरी। ठीक है? तो ये इसलिए क्योंकि क्लासिफिकेशन इस तरीके से की गई है। तो अगर ये समझ गए हो, तो अब ये एक रफ रफ आइडिया हो रहा होगा आपको कि क्लास ए में इसको लार्ज नेटवर्क बोला जाता है। लार्ज नेटवर्क किस बेहाफ पे? होस्ट के बेहाफ पे। अगर हम देखें क्लास ए का हर नेटवर्क देखते नहीं, करोड़ों होस्ट हैंडल करके चलते, इतने की नीड भी नहीं है। बी को मीडियम बोला जाता है क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में होस्ट है, सफिशिएंट अमाउंट में नेटवर्क। ठीक है? और सी को स्मॉल नेटवर्क बोला जाता है क्योंकि सबसे कम होस्ट इसमें है। इसी सी कम होस्ट वाले रीजन की वजह से आप हर जगह पे क्लास सी 192 क्लास सी में ही आएगा ना। 192 168 क्यों देखते हो? क्योंकि सबसे कम होस्ट ऑप्शन यही है। अगर इससे कम वाला ऑप्शन होता तो हम वो भी यूज करते, बट
आईपी की वेस्टेज को बताना है तो सबसे कम का ऑप्शन हमारे पे क्या मिलेगा? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी भी आईपी को शुरुआत करनी हो, मैंने आईपी लिख दिया रैंडमली, कोई सा क्लास ए का एक आईपी एड्रेस रैंडमली लिखा हुआ है, इसका पहला आईपी एड्रेस, इसी नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस होगा, बता दोगे? देखो, यहाँ ये समझ में आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम नेटवर्क पोर्शन कहेंगे, और रिमेनिंग जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? होस्ट पोर्शन। होस्ट क्या होता है? वेरिएबल होता है ना, जीरो से कुछ भी लिख सकते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा वैल्यू भी लिख सकते हैं इसमें। तो अगर इसमें पूछा जाए कि भाई नेटवर्क एड्रेस क्या बताओ, जो पहला एड्रेस होता है वो बताओ, नेटवर्क एड्रेस उसी को कहते हैं। पूरा बताओ भाई। नेटवर्क मतलब, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, और कोई बता सकता है? ये सही है, समझ गए? नहीं, कॉमन में ये कॉमन फिक्स हो गया ना, ये तो मैं इसी नेटवर्क के बारे में पूछ रहा हूँ ना। तो आपको 71 ही कॉमन रखना है, .0.2। ठीक है। अच्छा, इसी का लास्ट एड्रेस बताना जिसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। नहीं, 256 नहीं लिख सकते भाई, 255 ही लिख सकते, 256 तो बोलते हैं क्योंकि जीरो भी होता है। ठीक है। तो 71.25 किसी भी आईपी का आप निकालोगे, क्लास ए की किसी भी आईपी का निकालोगे, नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट इनटू। अच्छा चलो, फिर क्लास बी का ये एड्रेस है, इसमें बताओ। ये नेटवर्क पोर्शन है, ये वाला रिमेनिंग होस्ट पोर्शन है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा? दोबारा बताना, क्या बताया? हाँ, ठीक है। 155 और 8 दोनों ही रिजर्व रहेंगे क्योंकि वो नेटवर्क बिट्स में आते हैं। ठीक है। रिजर्व का मतलब ये नहीं कि फिक्स कर दिया है, रिजर्व का मतलब है कि जहां हम यूज कर रहे हैं वहां पे ये कॉमन रखना पड़ेगा हमें। ठीक है। अदरवाइज मैं इसके अलावा कोई और एड्रेस, मतलब कोई और नेटवर्क ही यूज करना चाहता हूँ, तो फिर मैं 8 या 155 को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क ही चेंज करना है मुझे। ठीक है। अगर आपने इस नेटवर्क पोर्शन में किसी पीसी में चेंज कर दिया, तो उसके साथ दो चेंजेस होंगे, उसका नेटवर्क भी चेंज हो जाएगा, उस करंट नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और होस्ट भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप होस्ट वाले पोर्शन में छेड़खानी करते हो, चेंजेस करते हो, तो नेटवर्क तो सेम रहेगा, बट उसकी सीट, मतलब वही रूम वही है, सीट चेंज होगी उसकी। समझ गए? ठीक है। तो इस बिहाफ पे आपका ये एड्रेस और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा एज इट इज। अगर क्लास सी के बारे में पूछा जाए तो आपको पता ही है, इसमें नेटवर्क आईपी क्या होगी, क्या होगी? ये हो गई, है ना? और इसका लास्ट एड्रेस। ठीक है। तो अब आपको एक रफ आइडिया हो चुका है आईपीस का। अच्छा, इसी एड्रेस को टारगेट करते हुए मुझे एक और चीज बताओ, क्या है? जस्ट 1 मिनट। ये एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस में मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पीसी वन को आईपी एड्रेस चाहिए। और मैंने जिस भी क्लास में, चाहे वो क्लास ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, तीनों ही क्लासेस में मैंने जो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस का कॉन्सेप्ट बताया है, ये दोनों एड्रेस लिखे जाते हैं सिर्फ ये समझाने के लिए आईपी एड्रेस शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, और इनका दूसरा रोल भी है। अब दूसरे रोल का मतलब यह है कि ये आईपी एड्रेस इस पीसी का कभी भी नहीं होगा, ये भी आईपी एड्रेस इस पीसी का कभी भी नहीं होगा। फिर आईपी एड्रेस देंगे कौन सा? तो वही आईपी एड्रेस जो होगा वो इन दोनों के बीच में से जो एड्रेस बचेंगे, क्या बचेंगे, जिसको हम कह सकते हैं यूजेबल रेंज, जो एक्चुअल में पीसी को असाइन की जा सकती है। तो वो एड्रेस 201.65.4.1 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगी? समझ गए आप? यूजेबल रेंज में नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट, पहली वाली आईपी और लास्ट वाली आईपी को माइनस कर देना है। तो एक्चुअल में अगर एक क्लास सी का एड्रेस लें तो उसमें 256 होस्ट
होते तो हैं बट यूजेबल होस्ट कितने होते हैं? 254। अच्छा फिर नेटवर्क आईपी का क्या रोल है? तो नेटवर्क आईपी है इस पूरी रेंज को डिफाइन करने के लिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे ना इंफॉर्मेशन देनी है कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट आए हैं। क्लास का कोड मैंने क्या बताया था? ए। तो मैं बोल दूंगा क्लास ए में आपके 25 स्टूडेंट आए हैं, 10 स्टूडेंट आए। ठीक है। अब मैंने हर स्टूडेंट के साथ क्लास कोड थोड़ी ना ऐड किया है। ऐड करेंगे। या फिर ऐसा समझ लो कि क्रॉ का कहीं सेमिनार लगता है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई कोई भी क्रॉ से आएगा, हमें कैसे बताओ कौन होगा क्रॉ का पर्सन? तो अब वो कहेंगे भाई पूरा क्रॉ आएगा। ठीक है। तो क्रॉ की एक कॉमन आइडेंटिटी सबको दी जाएगी, एक कॉमन आई कार्ड दिया जाएगा, उसकी बेस पे सब एंट्री कर लेंगे। क्यों भाई? क्रॉ में हजारों स्टूडेंट हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट करेंटली पढ़ रहे हैं। किस किस की एंट्री प्रोवाइड करेंगे वहाँ? सबका नाम कहाँ से देंगे? पॉसिबल है? हैट्रिक काम हो जाएगा हमारे लिए भी और जिनको प्रोवाइड करा रहे हैं उनके लिए भी। तो आप पीसी में भी समझो ना। मैं कह रहा हूँ कि दूसरे राउटर के एक नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है, और मेरे नेटवर्क के अंदर हैं 200 यूजर्स, उसके नेटवर्क के अंदर भी हैं 200 यूजर्स। राउटर को दूसरे नेटवर्क के आईपीस की इंफॉर्मेशन होगी तभी चलेगा। तो आप वो एक एक 200 यूजर्स में से हर एक पीसी की आईपी की इंफॉर्मेशन थोड़ी ना लिखी जाएगी। उसकी एक कॉमन आइडेंटिटी ली जाएगी कि भाई 192.168 वन डॉट सीरीज वाले नेटवर्क राउटर 2 पे पड़ते हैं, और 192.168 2.0 वाले नेटवर्क राउटर 1 पे पड़ते हैं। ठीक है। एक आईपी लिखी मैंने, एक एंट्री लिखी, वो आईपी लेकिन कौन सी लिखी? नेटवर्क एड्रेस लिखा हमने। नेटवर्क आईडी कह देते हैं उसे, नेटवर्क आईपी बोल देते हैं। समझ गए अब? एक नेटवर्क आईपी से मैंने उस नेटवर्क के अंदर आने वाले जितने भी होस्ट है सबकी डिटेल दे दी इनडायरेक्टली। गॉट इट गाइस? समझ गए ना यहाँ पे? ठीक है। तो नेटवर्क आईपी का ये रोल होता है, इसलिए किसी पीसी का आईपी एड्रेस नहीं बनता है। ठीक है। भाई अगर मैं A1 A2 दे रहा हूं तो ए आईपी एड्रेस किसी का थोड़ी ना दिया जाएगा। ये तो पूरी क्लास की कॉमन आइडेंटिटी हुई ना। ठीक है। A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। ओके। ऐसे ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस, अब उसका काम होता है कि भाई नेटवर्क में ना सबको इन्फॉर्मेशन एक साथ अगर देनी है तो उसी नेट सिर्फ नेटवर्क उसी नेटवर्क में देनी है, सब जगह नहीं देनी। ठीक है। राउटर 2 पे 192.168 2.0 वाला जो नेटवर्क था सिर्फ उसी पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, या कोई भी एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो उस टाइम में उसी नेटवर्क का जो लास्ट एड्रेस होगा वो उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी बन जाएगा, और उस पर डेटा फॉरवर्ड कर देंगे, सब पे चला जाएगा। यहाँ तक भी समझ गए? ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आईपी लिखा है, उसकी नेटवर्क आईपी बताओ, ब्रॉडकास्ट आईपी बताओ, उसका फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस बताओ। फर्स्ट आईपी अलग हो गया, फर्स्ट यूजेबल आईपी अलग हो गया। बता दोगे? नेटवर्क के अंदर 99% फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस ही क्या बनता है हमारा? डिफॉल्ट गेटवे। समझ गए? मैंने क्या बोला था कि एक आईपी देख करके मैं सब कुछ बता सकता हूँ। आगे समझ में आया? ठीक है। नेटवर्क का पहला जो यूज करने वाला आईपी एड्रेस होता है वो किसको असाइन हो जाता है? राउटर को असाइन हो जाता है। पहले तो राउटर खुद यूज करेगा ना, उसके बाद बाकी को उसके बेस पे आगे आईपी एड्रेस देगा। ठीक है। अच्छा फर्स्ट इसलिए भी रखते हैं ना ताकि हमें भी इजी रहे, जब मैं अगर आईपी एड्रेस असाइन करूँ तो मुझे पता रहेगा नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस है, तो मैं बाय डिफॉल्ट गेटवे में डाल दूंगा। गेटवे क्या होता है? डिफॉल्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है डिफॉल्ट। ठीक है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको फला फला शॉप पे जाना है, अब तीनों को मैं एक शॉप दे रहा हूँ, अलग अलग शॉप अलग अलग लोकेशन पे। जाने के लिए तो इसी डोर से एग्जिट करोगे ना, और अगर वहां से कुछ लेके आओगे तो इसी डोर से एंट्री करोगे ना। तो इसी को क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, समझ गए? तो मुझे पहले, हाँ जी, वो नेटवर्क आईपी होगी ना, उस नेटवर्क की आइडेंटिटी जब किसी और को देनी होगी।
वो जीरो नेटवर्क आईपी बन जाती है होस्ट वाली बिट में। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि इन केस अगर 192.168.1.0 लिख दिया है तो ये आईपी किसका होगा? तो मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा हूँ किसका होगा, ये क्या होगा, नेटवर्क आईपी हो जाएगी ना, पूरे नेटवर्क की एक कॉमन आईपी। समझ गए? भाई मुझे एक राउटर से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचानी है, ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, ये दोनों कनेक्टेड है, या R2 हो गया या R1 हो गया। R1 पे आईपी एड्रेस चल रहा है आपका, ये स्विच, और इसमें बहुत सारे पीसीज हैं। यहाँ पे मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 192.168.1.0, और यहाँ पे भी स्विच है, और यहाँ पे भी बहुत सारे पीसीज हैं। यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 192.168.2.0। ठीक है। अब यहाँ पे इस पीसी को इसके साथ कम्युनिकेट करना है, PC2 के साथ। PC1 और राउटिंग का ये रूल होता है कि राउटर सिर्फ उन एड्रेस पे ही फॉरवर्ड करता है जिसकी इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी। इसके बारे में इसको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ भाई जाओ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो आप तभी जा सकते हो ना जब आप जानते हो कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे पड़ेगा ये। ठीक है। आपको उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई होगी ना, पहले से पता होगा ना। वही सेम चीज R1 के पास है कि अगर R1 ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अगर R1 जानता है, और इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अगर R2 जानता है, तो ये पैकेट इसके थ्रू यहाँ चला जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन इसके पास है तो R2 इससे वापस भी भेज सकता है यहाँ पे। कम्युनिकेशन तभी होगा। तो अब मुझे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? मुझे बताना है दोनों राउटर्स के बीच में। नहीं नहीं, खुद को नहीं देगा, ये ऐसी एक आईपी एड्रेस है। मैं जब R2 पे जाके राउटिंग करूंगा, राउटिंग तो मैन्युअली कर सकते हैं या डायनेमिकली, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई आपको ना इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है। अब नेटवर्क का मतलब है कि पूरे नेटवर्क में आने वाले 254 यूजर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर मैं, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 254 यूजर्स की एंट्री दे दूं, या फिर मैं इस नेटवर्क की एंट्री दे दूं। आप समझ गए? तो अब मैं 255 यूजर्स तो नहीं दे सकता, और अगर उसमें भी क्लास ए है तो लाखों आईपी एड्रेस हो जाएंगे, क्लास करोड़ों हो जाएंगे। उतना आईपी एड्रेस की डिटेल्स होना दे सकते हैं किसी राउटर में। तो एक एंट्री दे दी जो नेटवर्क का एंट्री है, क्योंकि वो नेटवर्क आईपी जो है किसी और नेटवर्क में थोड़ी ना हो सकता है। वो तो एक डिफरेंट ही होगा, कॉमन आइडेंटिटी एक नेटवर्क की एक ही होगी। ठीक है। तो ये था आज आपका सेशन जिसमें हमने ये सारी चीजें समझी। समझ में आई है भाई? ये तो आईपी समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक्स है, बहुत जरूरी है ये। इतना जरूरी है कि आगे ये दोबारा रिपीट होगा, बट वहां समझाऊंगा नहीं, वहां पूछूंगा मैं सिर्फ आपसे। ठीक है। इसलिए अभी जितना पूछ सकते हो। अभी तो खैर 2-3 दिन और चलेगा ये सेशन, आईपी की क्लास और चलेगी, क्योंकि अभी अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है सबनेट मार्क्स। सबनेट मार्क्स देखने में तो छोटी सी चीज है, समझाने को तो मैं वैसे ही समझा दूं, बट मैं उसको आपको बाइनरी लेवल पे समझाना चाहता हूँ, ताकि आप सबनेटिंग भी समझ जाओ उसके लिए। ठीक है। तो कल हम सबनेट मार्क्स पढ़ेंगे, और सबनेट मार्क्स से पहले हम रिजर्व एड्रेसेस और प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट, इस नेट का यूज करके कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, नेट के साथ कैसे यूज किया जाता है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम आएंगे वापस से किस पे, किस पे आएंगे? ठीक है। फिर सबनेट मार्क्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सबनेटिंग शुरू करेंगे, सबनेट मार्क्स से शुरू। ठीक है, क्योंकि सबनेट मार्क्स होती ही सबनेटिंग, तो सबनेटिंग जो होती है वो होती है सबनेट मार्क्स की, तो वहीं से समझ में आए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा पेन चलाने में भी इशू हो रहा है। हाँ, अभी अटेंडेंस लगानी है।